एक नया शुक्रवार और पॉलिटिक्स से खेलती एक और फिल्म, लेकिन चीज इतनी ओबियस हो चुकी है कि अब हैरानी भी नहीं होती है। मगर स्वतंत्र वीर सावरकर इस मामले में हैरान करती है कि एक दमदार एक्टर रणदीप हुड्डा से बिना किसी वजह भी बतौर डायरेक्टर जितनी बेहतर उम्मीद थी, यह फिल्म उससे भी ज्यादा ढीली है। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एक्टर रणदीप हुड्डा एक बार फिर अपनी छाप छोड़ते हैं, खासकर फिल्म के फर्स्ट हाफ में। मगर सावरकर का सेकेंड हाफ शुरू होने के बाद गैर जरूरी चीजों पर फोकस करने में इस तरह खिंचता चला जाता है कि आपको फिल्म के रन टाइम 3 घंटे का एक एक मिनट बहुत धीमी गति से गुजरता हुआ फील होता है। सावरकर स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जिंदगी को एकदम शुरुआत से दिखाने का काम करती है। फर्स्ट हाफ में फिल्म उस क्रांतिकारी पर फोकस करती है जो भारत से लंदन तक ब्रिटिश सरकार की आंखों में किरकिरी की तरह चुभ रहा है। पत्नी और उसकी गोद में अपने बच्चे को छोड़कर विदेश जाना और उनकी फिक्र को साइड में रखकर लगातार ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की एक मुहिम खड़ी करना सावरकर की कहानी में एक ऐसा एंगल है जिसे अगर फिल्म में ढंग से एक्सप्लोर किया जाता तो वो बहुत इमोशनल हो सकता था। मगर फिल्म सावरकर के लीड किरदार से किसी भी तरह की मानवता नहीं झलकने देती है। स्क्रीन प्ले में एक लड़के के विद्यार्थी से हीरो बन जाने की जर्नी मिसिंग लगती है। सावरकर लीड किरदार की मानवता दिखाने से इतना बचती है कि सावरकर के बच्चे की मौत होने को भी जल्दीबाजी के अंदाज में जाने दिया जाता है, जबकि इस इमोशनल हाल में देश के लिए जज्बे का कॉन्ट्रास्ट फिल्मों के हीरो का कद बढ़ता ही है। काला पानी की सजा झेल रहे सावरकर को जिस तरह दिखाया गया है, उससे दर्शक को फिल्म के हीरो के साथ सिंपैथी महसूस होने से ज्यादा अंग्रेजी अफसरों और जेल के हिंदुस्तानी बॉर्डर के खिलाफ गुस्सा महसूस होता है। और हाँ, फिल्म मेकिंग की जुबान में हीरो के लिए सहानुभूति और विलन के लिए गुस्सा दो अलग अलग चीजें होती हैं। अधिकतर कहानियों में विलन के लिए दर्शकों में गुस्सा भर के काम चल जाता है, मगर बायोपिक जोनर की फिल्मों में हीरो से सहानुभूति महसूस करवाना फिल्म का बहुत जरूरी हिस्सा होता है। लंदन में सावरकर और महात्मा गांधी की मुलाकात भी फिल्म में नजर आती है, मगर इस सीन में दोनों की बातचीत को फिल्म इस तरह दिखाती है कि आपको गांधी के किरदार में नेगेटिव सेट्स दिखने लगते हैं। इसके बाद के 4 से 5 सीन में भी जहां जहां गांधी का किरदार फ्रेम में दिखता है, उसे सावरकर की बातों का वजन बढ़ाने के लिए ही यूज किया गया है। लेकिन अगर आप इस एंगल से भी रिलेट कर जाएं तो सावरकर की कहानी अंत की तरफ आते आते फिर पलट जाती है। यहाँ नाथूराम गोडसे का किरदार भी दिखाया जाता है, जो अभी अपने विचारों के लेवल पर गांधी से नाराज होता दिखता है, मगर सावरकर उसे रोकते हुए समझाते दिखते हैं। अंत की तरफ एक जानबूझकर किया गया इशारा यह है कि सावरकर गांधी की हत्या के बाद तब की कांग्रेस पार्टी के इरादों पर सवाल उठाते हैं। आखिरकार फिल्म के खत्म होते होते सावरकर का किरदार केवल एक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके आदमी तक सीमित हो जाता है। आज के दौर में गुमनाम हो चुके एक स्वतंत्र नायक की कहानी कहने निकली है फिल्म एक अनजान कहानी बताने से ज्यादा अपने हीरो विनायक दामोदर सावरकर को बाकियों के मुकाबले अधिक वीर बताने पर फोकस करने लगती है। फिल्म में सावरकर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज बनाने का आइडिया देते हैं, भगत सिंह को शिक्षा देते गले लगाते हुए नजर आते हैं। उनके विचार खुदीराम बोस समेत कई ऐतिहासिक शहीदों के किरदारों में क्रांति की ज्वाला जगाते दिखते हैं। यह सभी वो चीजें हैं जिन पर सावरकर का ट्रेलर आने के बाद भी फैक्चुअली गलत होने का आरोप लगते हैं, और आज भी इन सब बातों पर बहुत बहस चलती रहती है। बायोपिक फिल्म को देखते हुए उन्हें एक जायज छूट दी जानी चाहिए कि वो इतिहास में ठोस विनायक दामोदर सावरकर के रोल में रणदीप हुड्डा फिल्म की रीढ़ है। उनकी दमदार एक्टिंग बहुत बार फिल्म के उन सीन्स बचा ले जाती है जो असल में मंद हैं, लेकिन स्टोरी टेलिंग की समस्या उनके किरदार की धार को कमजोर कर देती है। हुड्डा का ट्रांसफॉर्मेशन जितना जबरदस्त है, अगर डायरेक्शन उतना जोरदार होता तो रणदीप का अपना ही किरदार आइकॉनिक बन जाता। कहानी के हिसाब से वाकई काम पहचानने वाले विनायक के भाई गणेश सावरकर का किरदार फिल्म में आपकी सहानुभूति बटोरने में कामयाब है। इस किरदार को अमित सियाल ने बहुत ठोस तरीके से निभाया है। अंकिता लोखंडे का एफर्ट तो नजर आता है, मगर उनके किरदार में करने के लिए कुछ खास नहीं है। राजेश खेड़ा का निभाया महात्मा गांधी का किरदार भारत के राष्ट्रपिता का शायद सबसे कमजोर किरदार है। कुल मिलाकर सावरकर इतिहास में खोते जा रहे हैं। जिस हीरो की कहानी बताने निकलती है उसे पूरे न्याय के साथ पर्दे पर पेश करने में पिछड़ जाती है। पूरे 3 घंटे लंबी यह फिल्म सेकंड हाफ की बेहद स्लो पेस की वजह से जितनी उबाऊ लगती है, उतना तो खुद यह आज का पॉलिटिक्स फिल्मों का ट्रेंड भी नहीं है। हालांकि लोहे का कलेजा लेकर फिल्मों की पॉलिटिक्स को साइड रखकर सिर्फ उस दौर की घटनाओं को बड़े पर्दे पर उतारते देखने निकले हैं तो शायद फिल्म कुछ हद तक आपको तसल्ली दे सकती है, मगर यहाँ पर कुछ हद तक ही कीवर्ड है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।